नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5 साल बाद ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और ईएमआई भी घट सकती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी में लिए फैसलों की जानकारी दी, जिस पर रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया। रेपो रेट में कटौती का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बीते कुछ समय में महंगाई दर में गिरावट देखी गई है और 2025-26 में महंगाई में और कमी आने का अनुमान है, इसलिए ब्याज दरों में कटौती की गई है। आपको बता दें कि आरबीआई ने मई 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में 0.40% की कटौती की थी और इसे 4% कर दिया था। हालांकि मई 2022 में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया, जो कि मई 2023 में जाकर रुका। इस दौरान रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.50% की बढ़ोतरी की और इसे 6.5% तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब 5 साल बाद रेपो रेट में 0.25% में कटौती की गई है। तो आज अग्निपथ में रेपो रेट में कटौती से होने वाले प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का वो ऐलान सुना देते हैं जिसमें उन्होंने रेपो रेट कम करने की घोषणा की थी। He decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility SDF, the SDF rate shall be at 6.0% and the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%. तो 5 साल बाद 0.25% की रेपो रेट में कटौती की गई। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं अश्वनी राणा जी, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग के, और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी, 5 साल के बाद रेपो रेट में कटौती की गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले बहुत ही खुशखबरी है सभी एक आम जनता के लिए। वैसे तो सरकार जो है वो आम जनता को तो बहुत ज्यादा खुश करने में ही लगी हुई है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि टैक्सेस में भी काफी छूट लोगों को दी गई है। तो वैसे भी हमारे जेब में काफी ज्यादा पैसा बचने वाला है। दोज हु आर अर्निंग वेल, है ना, उनकी जेबों में काफी अच्छा पैसा बचने वाला है। साथ ही जब बैंक की रेपो रेट में कमी होती है, रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिसपे रिजर्व बैंक लोन देती है बैंकों को। जब रिजर्व बैंक बैंकों को कम रेट पे लोन देगी तो बैंक भी जो पब्लिक को लोन देंगे उसमें अपना कमी करेंगे, ब्याज दर में कटौती करेंगे। तो ये कम कटौती वाली ब्याज, जब पैसा मिलेगा पब्लिक को, कम ब्याज वाला पैसा मिलेगा पब्लिक को, तो उसको ये होता है मार्केट में कि हम कम ब्याज वाला पैसा लेते हैं, उसको यूज करते हैं और कहीं ऐसी जगह पर उसको इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमें ज्यादा ब्याज मिले। तो जो बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो लोग एक्सपांशन करना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री का, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, उन्हें पैसा सस्ता मिलेगा। दूसरी बात है कि जो हाउसिंग लोन लेने के लिए तैयार बैठे हैं, एक तरफ आपने हमारी इनकम टैक्स से सेविंग्स करवा दी है और दूसरी तरफ आप हमको कम ब्याज दर पे लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स मैं चाहूंगी कि जो भी मेरा पैसा बच रहा है उसको कहीं मैं इन्वेस्ट करूं। और जो एक भारतीय मानसिकता है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जब कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं तो हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम लंबे टाइम का अगर सोचते हैं तो हम फ्लैट या मकान, दुकान जैसी चीजें खरीदना पसंद करते हैं ताकि हमें लॉन्ग टर्म में उससे रिटर्न्स मिलते रहें, अच्छे रिटर्न्स मिलते रहें। तो ये एक विन विन सिचुएशन है इन्वेस्टर्स के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए, कि ब्याज दर में कमी हुई है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास जब पैसा ज्यादा होगा तो वो खर्च करने की जो इच्छा शक्ति है वो ज्यादा दिखाएंगे।
तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जो बिजनेसमैन है वो लोन की उम्मीद करेगा और लोन की उम्मीद बहुत इजीली पूरी हो जाएगी बैंकों के थ्रू। तो इकोनॉमी के लिए ये बूस्टर है, एक अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, वाकई एक अच्छी खबर है। लेकिन अश्वनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अश्वनी जी, आ रही है। देखिए जिस तरह से रेपो रेट को लेकर हमने अभी दर्शकों को समझाया, पिंकी जी ने भी बताया कि जो रेपो रेट होते हैं वो ब्याज दरें होती है जिसमें आरबीआई बैंकों को लोन देता है, और अगर उसमें कमी होगी तो ऐसे उम्मीद की जाती है कि जो ईएमआई होंगे, लोन होंगे, वो भी सस्ते होंगे। लेकिन क्या इसको लेकर बैंक बाध्य होते हैं कि अगर उनको सस्ता लोन मिल रहा है, अगर उनको सस्ते दामों में अगर उनको पैसा मिल रहा है आरबीआई से, तो उनको अपने जो ईएमआई है या फिर जो होम लोन्स होते हैं, बाकी जो भी लोन्स होते हैं, उसमें इंटरेस्ट होता है, उसमें कटौती करनी पड़ती है। ये बाध्य होते हैं, रिजर्व बैंक की तरफ से दिशा निर्देश होते हैं, या फिर कि वो एक सोचते कि अगर हमें कुछ सस्ता मिल रहा है तो हमें जनता को भी यहां पर कुछ सस्ता देना चाहिए? क्या है कि दो तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल करते हैं, एक तो फ्लोटिंग है, एक फिक्स है। जो फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें ऑटोमेटिकली जब रेपो रेट कम होता है तो बैंक जो है उस रेट को उतने से उसको कम करके कस्टमर के ऊपर वो इंटरेस्ट लगाता है। जो फिक्स रेट है वो बैंकों की उसके ऊपर है कि बैंक उसको कितना कम करते हैं, मतलब वो अपना मार्जिन जो है, अपनी कॉस्ट है जो, उसको कितना कम करके उसका जो फायदा है वो कस्टमर को जो है वो पास ऑन करते हैं। लेकिन जो फ्लोटिंग वाला है उसमें ऑटोमेटिकली उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कम हो जाता है, चेंज हो जाता है रेपो रेट बदलने के कारण। ठीक है, अंदाजा क्या लगा, अगर मान लीजिए अगर कोई होम लोन अगर 1,000 रुपये महीना दे रहा होगा, अगर इसको हम उदाहरण लेके चलते हैं, तो अगर 0.25% जो रेपो रेट कम होने से उसको यहां पर कितना कम देना होगा लोन इसको? देखिए 50 लाख का अगर आपका हाउसिंग लोन है और वो 20 साल के लिए है तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आपको 800-850 रुपए का महीने का जो है बेनिफिट हो रहा है। लगभग 10,000 रुपए का 50 लाख के लोन के ऊपर आपको आपकी ईएमआई जो है वो कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बच रहा है। पिंकी जी देखिए, यहाँ पर एक अच्छा खासा पैसा बच रहा है। एक तरफ तो जो पैसा आपके पास था उस पर टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, तकरीबन 12 लाख रुपए की कमाई तक के, और दूसरी तरफ अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको कम दामों में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी है। तो सरकार ने यहाँ पर हमारी जिस तरह से हम 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं उसमें कि बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि जब मेरे पास पैसा होता है तो मैं डिमांड करती हूँ, मैं ज्यादा कंजम्पशन करती हूँ, है ना। तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगी तो फिर उसको सप्लाई करने के लिए एफर्ट किए जाएंगे। तो ये ओवरऑल एक साइकिल की तरह है, चीजें चलती हैं। तो ऑफकोर्स मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें तो कहीं ना कहीं बढ़त होगी, क्योंकि हम जो भारतीय हैं हमारा एक कंसेप्ट है, और आजकल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एक आम भारतीय भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, एक आम भारतीय भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो बचत करने के जो पुराने ट्रेडिशनल हमारे तरीके थे उन तरीकों से आगे बढ़ के हम लोग सोच रहे हैं। आप यकीन मानेंगे भागीरथ जी, मेरा बेटा है जो कि अभी कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कर ही रहा है, बट उसके पास जितना थोड़ा बहुत पैसा उसके पास बचता है तो वो डेली मतलब उससे आइडिया लेता है कि मम्मी इसको मैं कौन सी एसआईपी में डालूं या मैं क्या करूं। तो जिस उम्र में भागीरथ जी हम और आप पार्टीज करने की या आईपीएस में कुछ खाने पीने की सोचा करते थे, उस उम्र में हमारे बच्चे जो है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ये अकेला मेरा बेटा नहीं है, इसके आसपास एक अच्छा खासा यूथ है जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है। न सिर्फ यूथ बल्कि घरेलू महिलाएं भी, अभी बहुत आसान हो गया ना, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उन ऐप के जरिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जब पैसा बढ़ता है आदमी की जेब में, जो कि टैक्सेस के थ्रू, जैसे अपन ने बात की भी कि इजीली हमको अब कैश अवेलेबल हो जाएगा। देखो आज सुबह ही बजाज फाइनेंस से कुछ एक फोन आया था एंड ही वाज ऑफरिंग मी अ लोन एट द रेट ऑफ 15%। तो मैंने वैसे नॉर्मली मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों इच्छा हो गई, मैंने डिस्कस किया तो 15% तो वो मुझे लोन ऑफर कर रहे हैं। तो अभी शाम को अगर उसका फोन आता रिटर्न तो मैं उनको बताती कि देखिए भाई साहब रेपो रेट कम हो गया, आप जो 15% पे मुझे लोन दे रहे हैं वो बहुत इजी इंटरेस्ट पे मुझे अवेलेबल है। वो 10% तो बैंक देती ही है और भी कम हो जाएगा अब। तो जब मुझे सस्ता लोन मिलेगा तो ऑफकोर्स मैं वो सारे अपने साथियों को सारे ड्रीम्स पूरा करना चाहूंगी जो मैं अभी तक पूरे नहीं कर पा रही थी।
तो मैं डिमांड करूंगी और उस डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट में सप्लाई बढ़ाने की कवायद होगी और कहीं ना कहीं मार्केट में पैसे का जब फ्लो बढ़ेगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता है, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, हम अच्छा बनाते हैं, अच्छी चीजें तैयार करते हैं, हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं और उसको इंपोर्ट करके जब हम अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऑफकोर्स हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक सराहनीय कदम है। लेकिन सिर्फ एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी जो कहीं मैंने पढ़ा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी, नहीं, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि आप पैसा बहुत सारा डाल दोगे लेकिन सप्लाई एकदम से आप उतनी इंश्योर नहीं कर पाओगे। सप्लाई को पैसा तो इमीडिएट मार्केट में आ जाएगा लेकिन सप्लाई पूरी होने में टाइम लगेगा। तो जब तक सप्लाई पूरी, इधर हम डिमांड कर रहे हैं, जेब में पैसा भी है और मुझे चीजें चाहिए भी थी, लेकिन मार्केट में वो चीजों की कमी है। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा होगी, सप्लाई बहुत कम होगी या लिमिटेड होगी या टाइम लगेगा सप्लाई को पूरी करने में, तो बाय द टाइम आपकी चीजों के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल वाकई। तो लेकिन महंगाई अश्विनी ऐसे जी, बढ़ेगी। बिल्कुल वाकई पिंकी जी, लेकिन अश्विनी जी एक सवाल है, रेपो रेट में अभी जो कमी की गई आज है, अब ग्राहकों को इसका फायदा कब तक मिलेगा, कितना समय लगता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने, कब तक कि ये जो आम ग्राहक होंगे उनको इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल फ्लोटिंग वालों को जैसे ही इंटरेस्ट अभी उनका कैलकुलेट होगा उनके अंदर, तो इमीडिएटली से उस सिस्टम में जो है बैंक उसको अपडेट कर देंगे और उनको इमीडिएट उसका बेनिफिट, मतलब आज अनाउंस हुआ है तो आज की डेट से ही उनको तो उस प्रकार से नए डेट से उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। चलिए, मुझे लगता है कि वाकई एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था को किस तरह से इसमें मजबूती मिली, क्योंकि एक साइकिल यहां पर शुरू हो जाएगा, कितनी यहां पर एक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, क्योंकि जब ये ऐलान किया गया था उस वक्त ये भी कहा गया था कि जो महंगाई दर है उसमें कमी आई है, इसलिए हमने इसको जो रेपो रेट को कम किया है। बिल्कुल, क्या है कि रिजर्व बैंक जो ये रेपो रेट को बढ़ाता है या घटाता है, उसके पीछे जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि इसको रेपो रेट को बढ़ाने का मकसद ये होता है कि जो मार्केट में पैसा है उसका फ्लो जो है कम किया जाए, यानी कम लोग पैसे को इस्तेमाल करें। अगर ज्यादा पैसा होगा तो निश्चित रूप से, जैसे पिंकी जी भी कह रहे थे, कि महंगाई बढ़ेगी, तो अब पैसा होगा तो पैसे का इनफ्लो होगा, एडिशनल पैसा है तो उसके कारण महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन बाकी भी मैटर्स जो चीजें वो करती हैं कि मानसून कैसा होता है, सप्लाई डिमांड का जो रेशो है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर बहुत काउंट करते हैं कि जो हम इंपोर्ट चीजें करते हैं उसके ऊपर, जैसे यूएस में अभी ये बात आ गई कि हम टैरिफ वाली बात है, तो बहुत सारी चीजें महंगाई के ऊपर जो है वो फैक्टर जो है वो उसके ऊपर काउंट करते हैं। तो ये, लेकिन ये एक तरीका है उसको पैसे को मार्केट में फ्लो को रोकने के लिए। लेकिन रिजर्व बैंक ने खुद कहा है कि 5% तक उनके कंट्रोल में वो समझते हैं, और इस साल का जो है 4.8 का उन्होंने टारगेट जो है इन्फ्लेशन का लिया है। बिल्कुल वाकई। और देखिए इसमें लेकिन एक बात ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि पिंकी जी देखिए, अगर इसको हम देखें, यहां पर एक सोच समझ के एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से देखें अभी बजट में हमको एक बहुत सारे उसमें वहां पर छूट मिले हैं, और अब यहां पर जो रेपो रेट में यहां पर कटौती की गई है। लेकिन इससे अब एक सरकार के, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कहा जा रहा था कि जो बेरोजगारी की समस्या को लेकर विपक्ष अक्सर सरकार को घेरता रहता है, और पैसों को लेकर हमने देखा कोरोना के समय ऐसा था कि बहुत सारे जो फ्लो थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए थे, क्योंकि लोगों के पास जो काम था वो नहीं था, फैक्ट्रियां बंद थी, फ्लो पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसलिए हमने देखा 5 साल में तकरीबन 2.5% की रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है। तो क्या अब यह मान के चले कि जो हमको कोरोना के समय जो नुकसान हुआ था उससे हम उभर कर धीरे धीरे एक बेहतर स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि 5 साल के बाद यह खुशखबरी मिली है कि रेपो रेट यहां पर 0.25% कम हो गया है। एक्चुअली ना भागीरथ जी, ये जो रेपो रेट को कम करना, ज्यादा करना, ये पॉलिसी डिसीजन है ना। रेपो रेट कम करके मार्केट का मतलब एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर आप देखेंगे तो जब हमको ऐसा लग रहा है कि यार मार्केट में बाढ़ बहुत ज्यादा आ गई है, एक हम डैम को ले लें, जब पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है तो हम कहीं ना कहीं नल के जो है वो बंद कर देते हैं ताकि पानी स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। और फिर जब अपने को ऐसा लग रहा है कि बहुत कमी हो गई है तो हमने फिर से उनको खोल दिया ताकि पानी वापस से आ जाए, जो लोगों की चीजें हैं वो पूरी हो जाए। तो एक्चुअली पिछले कुछ सालों में महंगाई ही मेन फोकस था सरकार का, और सरकार ये सोच रही थी कि हमको महंगाई को काबू करना है।
है ना। तो जब महंगाई को काबू करना है तो लोगों को डिमांड करना खत्म करना पड़ेगी, है ना। लोगों की जेब में पैसा नहीं होना चाहिए, लोगों के पास ये होना ही नहीं चाहिए कि यार मुझे चीजें खरीदनी है, ठीक है। तो वो कम डिमांड करेंगे, जब कम डिमांड करेंगे तो मार्केट में चीजों का सप्लाई तो उतना ही रहेगा। जब चीजें बहुत सारी अवेलेबल हैं और लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो महंगाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है, चीजों के भाव जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो सरकार का अभी तक जो दृष्टिकोण था वो महंगाई को ही कंट्रोल करना था, क्योंकि हम हमेशा सरकार को या जितने भी पक्ष विपक्ष जो भी था वो सरकार को इसी तरह से घेरते थे कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है ना। तो ये इसलिए कोरोना के बाद से सरकार ने इसको कम करने की कोशिश नहीं की और इसको बढ़ाया ही। लेकिन जैसे अभी हमने चर्चा में सुना कि क्योंकि पिछले 1 साल में इनको ऐसा लग रहा है कि महंगाई हम कंट्रोल कर चुके हैं, है ना। थोड़ा बहुत इन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया है 1-2% में, और क्योंकि महंगाई अब इनको लग रहा है कि ठीक है इतना हमने एफर्ट डाले हैं तो महंगाई कंट्रोल हुई है। लेकिन क्योंकि देश को विकास की ओर भी ले चलना है, इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देना है, सारी जो पब्लिक है उसको घर देने हैं, है ना, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड जो है, लाइफ स्टाइल जो है वो बढ़ाना है। नए आपने बोला रोजगार की समस्या, तो रोजगार की समस्या तभी सॉल्व होगी जब हम हमारी फैक्ट्रियों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं, या नए हम स्टार्टअप्स को इनिशिएटिव दें या उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो इजी लोन प्रोवाइड करना हर तरह से, बिजनेस के लिए, मकानों के लिए। भागीरथ जी अगर समय है तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा यही बताती हूँ कि जब एक मकान बनता है ना तो आपकी पूरी अर्थव्यवस्था A to Z, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं से वो कंट्रीब्यूट करता है ना। आपका सीमेंट है, आपका लोहा है, आपका फर्नीचर है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके खाने पीने के बर्तनों से लेके A to Z हर चीज बिकती है जब एक मकान बनता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर हम बूस्ट करना चाहते हैं तो हाउसिंग लोन्स में अगर आपने रेट की कमी कर दी है और लोगों को मोटिवेट किया है कि वो मकान बनाए, वो खरीदे, मतलब लोन ले और मकान बनाए, तो एक आदमी जब मकान बनाएगा तो वो 1000 चीजों की डिमांड करेगा इस मकान के साथ। और डिमांड बढ़ने के साथ साथ हमेशा ये देखा गया है कि रोजगार बढ़ते हैं, इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो उस नजरिए से अगर हम देखें तो रेपो रेट कमी करने का सरकार का शायद यही उद्देश्य है और वो इसी की तरफ बढ़ रही है। बस यही है कि इनको संभाल के काम करना पड़ेगा ताकि महंगाई और ना बढ़े। बिल्कुल, वाकई एक अहम सवाल है। अश्विनी जी देखिए, जिस तरह से पिंकी जी ने भी कहा और मेरा भी एक वाकई अहम सवाल था कि महंगाई दर कम हुई थी इसलिए रेपो रेट में हमने कटौती सुनी और आरबीआई गवर्नर ने भी कहा। अब जब इसमें कटौती की गई है तो क्या एक संशय यहां पर भी है कि अब महंगाई दर बढ़ सकती है? नहीं, महंगाई दर सिर्फ रेपो रेट के बदलने से नहीं होता। मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब मानसून कितना होगा, फसल कितनी होगी, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है। वो सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगा कितना मानसून है, कितनी उसकी सप्लाई होती है। तो उसके हिसाब से जो महंगाई दर जो है वो कंट्रोल में होगी। तो महंगाई दर, फूड इन्फ्लेशन कम होगा तो ओवरऑल महंगाई भी जो है वो कम होगी। तो रेपो रेट सिर्फ बदलने से कोई महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर है उसके लिए कि भाई हमारी जो चीजें बाहर से आनी है वो इम्पोर्ट है, वो सस्ता हो रहा है या वो महंगा हो रहा है, और उसकी डिमांड और सप्लाई क्या है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो अपने आप चीजें महंगी हो जाती हैं और उसका असर जो महंगाई पर पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लेशन, महंगाई के ऊपर जो है वो काम करते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक हर चीज को जो है वो मॉनिटर करता रहता है कि किस समय क्या जो है वो करना है, किस चीज के ऊपर कंट्रोल करना है, किस चीज को मार्केट में डालना है। तो वो सारी चीजें उसके ऊपर जो है निर्भर करती हैं। ठीक है, लेकिन एक और अहम सवाल, जिस तरह से जीडीपी अगर बढ़ती है तो हम ये मानते हैं देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अगर जीडीपी कम होती है हम ये मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर हो रही है। तो अगर रेपो रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो इसको हम देश की अर्थव्यवस्था से कैसे इंडिकेट करें? हम देखिए, रेपो रेट जब आपका कम हुआ तो आप लोगों को एक पैसा मिला एडिशनल, ईएमआई जो उनकी कम हुई तो साल का लगभग 10,000 रुपए उनके पास एडिशनल आया। तो एडिशनल 10,000 रुपए वो कहीं खर्च करेंगे। उनका जो बजट है जो उनकी अभी तक था वो उनको एडिशनल मिल गया। 10,000 रुपए मार्केट में डालेंगे, करेंगे। कंजम्पशन से जो है डिमांड बढ़ेगी और सारी चीजें वो उसकी सप्लाई भी होगी। तो ओवरऑल उसका जो असर है
वो जीडीपी पर अपने आप जो है वो आएगा, क्योंकि वो पैसा मार्केट में जा रहा है, कंज्यूम होगा, जी। तो उसका असर जो है ग्रोथ के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर ऑटोमेटिकली उसका पड़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वाकई, और हमने देखा है कि कोरोना के समय जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत खराब हो गई थी, बहुत सारे जो फील्ड थे उसमें काम नहीं हो रहा था। पिंकी जी, खासकर हम देखें, हम जो हाउसिंग जो फील्ड होती है, जहां पर सब प्रॉपर्टी है, कोई घर बना रहा है, कोई मकान बेच रहा है, ये सारे उस वक्त के काम पूरे रुके हुए थे। इसलिए हम देख रहे हैं बहुत सारे जो बिल्डर्स होते हैं उनके बहुत सारी कॉलोनियां बनी हुई है। लेकिन अभी भी ठीक है, अभी शायद हो सकता है थोड़ा फ्लो बढ़ गया हो, लेकिन कोरोना के समय हमने देखा, उसके कई सालों तक हमने देखा है कई बिल्डर ऐसे थे वो बैंकरप्ट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया बैंकों से, लोन पे लिया और घर तो बना के रख दिया, लेकिन किसी के पास पैसा नहीं है, कोई घर खरीद नहीं रहा है। तो जिस तरह से हम लगातार बात करते हैं प्रॉपर्टी के सेक्टर में, उसको बूस्ट करने के लिए एक अहम कदम ये साबित होगा। जी बिल्कुल, रेपो रेट मतलब देखिए सिंपल, मैं जो घर में छोटे मोटे काम करती हूँ, पैसा बचने से उन पे क्या असर पड़ता है? कुछ असर नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल, चलिए थोड़ा सा आपकी आवाज में डिस्टर्ब है, लेकिन माफी चाहेंगे, हमारा समय भी समाप्त हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है, जो कोरोना के समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी खराब हुई थी, लेकिन अब पूरी तरह से संभल गई है, और मुझे लगता है कि रेपो रेट कम करना उस दिशा में जरूर इंगित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अश्वनी जी और डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से टैक्स में छूट दी गई, जो 12 लाख रुपए तक आय है उसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और अब दूसरी सौगात यहां पर आम लोगों को मिली है कि रेपो रेट सस्ता हो गया, जिसके चलते उनके लोन, चाहे हाउस लोन की बात कर ले, किसी भी लोन की बात कर ले, या ईएमआई की बात कर ले, वो भी अब सस्ते हो जाएंगे। अब पैसे का फ्लो और बढ़ जाएगा, और जिस तरह से लगातार हमारा देश तरक्की कर रहा है, उस तरक्की में एक अहम कदम यह साबित होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।